आज हम कॉलम्स लॉ या कूलॉम के नियम पर डिस्कस करेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम बना रखा है मैंने। Q1 Q2 दो चार्जेज है। Q1 Q2 दो आवेश हैं। दोनों आवेशों के मध्य डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है। दोनों आवेश के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल r है। Q1 Q2 दो आवेश है या चार्ज है, दोनों के मध्य डिस्टेंस है स्मॉल r दे रखी है, दूरी स्मॉल r दे रखी है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स क्या होगा या किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये बताया था कॉलम ने। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होता है, इसको F से इंडिकेट करेंगे। F आवेशों पर डिपेंड करता है, चार्ज के मान पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए, दूसरा पॉइंट इसमें है डिस्टेंस पर भी ये फोर्स डिपेंड करेगा। किस प्रकार से डिपेंड करेगा? तो F इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। मतलब ये डिस्टेंस के इनवर्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो अब ये फोर्स लगता है डिस्टेंस पर, किस प्रकार से डिपेंड करता है डिस्टेंस पर? ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड दोनों को आपस में कंबाइन करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला कूलॉम के नियम को इंडिकेट करता है, कॉलम्स लॉ को इंडिकेट करता है। देखिए इस फॉर्मूले से अब अपन क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या है ये बना सकते हैं। तो इस फॉर्मूले देखिए, टू चार्जेस है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के मध्य, दो चार्जेस के मध्य लगना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। फोर्स क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। इट इज कॉल्ड कूलॉम्स लॉ। इसे कूलॉम का नियम कहते हैं। ये प्रोपोर्शनल साइन है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको K से इंडिकेट करते हैं। K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होगा। K एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या इसको समानुपात नियतांक कहते हैं। ये कांस्टेंट है या नियतांक है, यानी ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है या समानुपात नियतांक है। ध्यान रखिए K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन s नॉट। ये भी होता है। एप्सिलॉन s नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन s ध्यान रखिए, ये होती हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या अपन लिख सकते हैं वैक्यूम। फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। तो इस K के स्थान पर क्या वैल्यू रखेंगे? ये वैल्यू रख दें, K के स्थान पर वैल्यू पुट करिए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो K के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट या K की वैल्यू क्या होती है अपन ध्यान रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए K के लिए देखें, इन M के सिस्टम K की वैल्यू होती है, K उल्टा होता है 9 × 10⁹। M के लिख सकते हो पीछे, या फिर इसका यूनिट निकाला जाए K का, तो K का यूनिट ये K है तो r स्क्वायर इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलॉम स्क्वायर। M के समान होगा। इन सीजीएस के इक्वल टू होता है, ध्यान रखिए 1। न्यूटन स्थान पर आप क्या रखेंगे? डाइन
सेमी स्क्वायर और स्टेट कूलम, ये स्टेट कूलम का स्क्वायर कर सकते हैं, ये सुपर कूलम कर सकते हैं, स्टेट कूलम का स्क्वायर कर सकते हैं। एम केस में के वैल्यू 9 10 9 होता है, सीजीएस में के वैल्यू होती है 1, आपको ध्यान रखना है। और इसे से इसकी वैल्यू निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से देखिए, एप्सिलॉन नॉट ऊपर ले जाएंगे तो के वापस नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई के की वैल्यू एम केस में यूज करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, यहां इंटू 9 और 10⁻9 कितना हो जाएगा, ये 1/36 पाई 10⁻9। इसको पूरे का सोल्व करेंगे पाई की वैल्यू पुट करके, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है, आपको ध्यान रखना है 8.85 10⁻12। और इसकी यूनिट पे आपको ध्यान रखना है, यूनिट आप यहां से निकालेंगे इसकी, तो यूनिट इसके निकालेंगे, यहाँ ये ऊपर जाएगा तो एफ नीचे आ जाएगा, यानी के की उल्टी यूनिट हो जाएगी इसकी। ठीक है, उल्टी यूनिट का मतलब कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर की यूनिट हो जाएगी। तो एम केस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होगी ये होगी, ये होगा निर्वात में कह सकते हैं अपन, या वैक्यूम में कह सकते हैं, या फ्री स्पेस में फोर्स करते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि यदि यहाँ कोई मीडियम रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, और वो माध्यम पैराविद्युत माध्यम कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम या पैराविद्युत माध्यम रखें तो क्या होगा एफ का मान। तो ध्यान देखिए, अगर यहाँ पैराविद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, पैराविद्युत माध्यम या डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होता है बेड कंडक्टर होता है, इंसुलेट होता है, कुछ अलग माध्यम होता है, ध्यान रखना। तो उस स्थिति में एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर हो जाएगा यहाँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ एप्सिलॉन आर जो होता है इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। या इसको अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, माध्यम का पैराविद्युतांक, माध्यम का पैराविद्युतांक। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका पैराविद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, तो उस स्थिति में हो जाएगा ये। ध्यान रखिए एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ये एप्सिलॉन के बराबर होता है, तो एफ इक्वल टू ये फॉर्मूला इस प्रकार से रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो इसे क्या कहेंगे, निरपेक्ष, निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है। तो इस स्थिति में जब डायरेक्ट मीडियम रखते हैं तो फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का ये यूज कर सकते हैं। फिर इसमें आगे देखिए, इसका मतलब हुआ कि वैक्यूम में और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, यहां इसको अपन चाहें तो मीडियम में इसमें तुलना करें तो मान लीजिए वैक्यूम में F है और मीडियम में M है, ये क्या आएगा अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
या नोट, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मीडियम में क्या लिया था, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इन दोनों के कंपेयर करें तो ये देखिए यहां एप्सिलॉन आर छोड़ दें, बाकी तो एफ हो जाएगा ये, तो मीडियम एफ कितना हो जाएगा, कितना होगा मीडियम एफ, एफ का एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यानी मीडियम जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम रखेंगे यहां, तो उस स्थिति में फोर्स जो होता है वो निर्वात की अपेक्षा यानी वैक्यूम तुलना में एप्सिलॉन आर घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फिर अगला हेडिंग इसमें आपको लेना है कि इस लॉ में इसका वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। ध्यान रखिए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। सदिश रूप में कैसे लिखोगे, तो एक तो जनरल फॉर्मूला हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, इसके ऊपर एरो लगाओगे क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश आती है फोर्स। Q1 Q2 चार्ज होता है, अदिश राशि होती है, इसके लिए क्वांटिटी होती है, इसलिए इस पर कोई भी एरो नहीं लगाएंगे अपन। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं अपन, इसको अपन सदिश राशि मानते हैं, का स्क्वायर करोगे और यहां आर इसके ऊपर कैप लगा दोगे। इसका मतलब ये आर क्या है, यहां ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। तो ये हो सकता है, या फिर जैसे चार्ज Q1 लिया है, ये चार्ज Q2 लिया है आर, इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स निकालने हैं, तो इसको अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, 2 1 F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 0 या एप्सिलॉन नॉट। इसके स्थान पर में K भी यूज कर सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन क्या यूज करेंगे अपन R21 और R21 यूनिट वेक्टर, ये भी हो सकता है। या फिर इसके स्थान पर ये भी यूज कर सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 क्यों कर सकते हैं यहां ले, तो इस स्थिति में R21 जो होगा ये वेक्टर रूप में लिखोगे, तो ये चाहे फॉर्मूला इस रूप हो सकता है, इस फॉर्म हो सकता है। ये फॉर्मूला में और अपन लिख सकते हैं, सपोज करिए कि एक मूल बिंदु जो कहते हैं, मेन पॉइंट कहते हैं, इससे चार्ज Q1 यहां, चार्ज Q2 यहां, तो यहां से ये इसका और ये इसका R1 डिस्प्लेसमेंट, R2 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस स्थिति में Q2 पर जो फोर्स लगेगा Q1 के कारण, तो ये Q2 पर फोर्स होगा Q1 के कारण, ये होगा Q1 पर Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा ये इधर होगा 1 2 ये। या फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें इसके कारण, तो ये होगा R21 R2 माइनस R1। तो यहां इसका फॉर्मूला इससे भी अपन निकाल सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा इसका वेक्टर फॉर्म में, 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसके स्थान में क्या रखेंगे अपन, ये रखेंगे R2 माइनस R1 स्क्वायर। यहां देखिए स्क्वायर नहीं रखा अपन ने,
तो यहां भी स्क्वायर रखिए, R2 माइनस R21 का यूनिट वेक्टर, ये हो सकता है। या इसको ये भी यूज कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, यहां R2 माइनस R1 होल पावर 3 करें, 3 है ध्यान रखना, तो यहां R2 माइनस R1 ये करेंगे तो इसका वेक्टर फॉर्म ये हो सकती है 2 1 के कारण। 2 1 के स्थान पर 1 2 भी ले सकते हैं। इस चार्ज पर फोर्स F12 ले गए तो ये फॉर्म है डायरेक्ट वापस अपन रिपीट कर सकते हैं। जैसे ये इसके स्थान में क्या लेंगे तो ये 1 2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। जैसे 2 पर 1 के कारण फोर्स है, 1 पर 2 के कारण फोर्स, तो ये फॉर्मूला हो सकता है, ध्यान रखना। या इस फॉर्मूले को ऐसे भी रख सकते हैं, यहां 2 1 कर लोगे, यहां 2 1 कर लोगे, यहां 1 2 2 1 2 1 या 1 2 है 1 2, यहां भी 1 2 होगा, सॉरी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे भी इनमें करना है 1 2, तो R1 R2 हो जाएगा, R1 2 हो जाएगा, इसमें भी R1 2 हो जाएगा, R1 R2 करोगे, R1 R2 करोगे। सिमिलरली ये फॉर्मूला अपन इसमें ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कोई भी फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे पूछे या 1 वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें से कोई एक फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। तो ये वह वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का। और फिर इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, कूलॉम्स लॉ पर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए 1 वर्ड टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो एक नंबर के 12th में, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए नोट करके लिखता हूं मैं। पहला पॉइंट, कूलॉम्स लॉ किस किस कंडीशन में लागू होता है, किस किस कंडीशन में लागू नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, कूलॉम्स लॉ के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं उनके वजह से फोर्स लगता है, वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन एक्यूरेट ये तब भी होगा जब वहां निर्वात हो, यानी वैक्यूम या स्पेस, फ्री स्पेस या निर्वात में ये लॉ बिल्कुल एग्जैक्ट सही रहेगा। दूसरा पॉइंट देखिए, कूलॉम्स लॉ उस स्थिति में लगता है जब चार्जेस जो होते हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। जैसे अपन कई बार स्फीयर ले लेते हैं, लेकिन इसमें जो स्फीयर का चार्ज होता है इसके सेंटर पर माना जाता है, इसके सेंटर पर कंसंट्रेट मान के चलते हैं, अर्थात इसको अपन पॉइंट चार्ज मान के ही इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो दूसरी कंडीशन ध्यान रखिए, से ये कूलॉम्स लॉ जो होता है इसके लिए चार्ज लिए जाते हैं वो पॉइंट चार्ज होने चाहिए या बिंदु आवेश होने चाहिए। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट अपन पीछे अपन फॉर्मूला लिखा है वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो दोनों फोर्सेस जो होते हैं, एक लिया था F21, दूसरा निकलेगा अपना पास F12, लेकिन ये दोनों की वैल्यू तो इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो मान बराबर दिशा विपरीत होती है, मैग्नीट्यूड फोर्सेज का सेम होता है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक्शन रिएक्शन यहां लगता है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम। यानी ये कूलॉम्स लॉ है, इसमें किसका फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो होता है एक्शन रिएक्शन या क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम, जो तीसरा नियम होता है न्यूटन का
उसका फॉलो करता है। फिर फोर्थ पॉइंट पर आइए। फोर्थ पॉइंट में देखिए, जो फोर्सेस जो होते हैं, दोनों चार्जेज को मिलाने वाली रेखा के अनुरूप होते हैं। दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो होती हैं, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होती हैं उसके अलोंग होती हैं, उसके सेंटर्स के अलोंग होती हैं, यानी उनके केंद्र की तरफ होती हैं। इसलिए ये कूलम्ब्स लॉ या कूलम्ब फोर्सेस जो होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज या केंद्रीय बल। ये फोर्सेज होते हैं केंद्रीय बल होते हैं। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, और वो ये होता है कि किन किन डिस्टेंसेस के मध्य लागू होता है। ये ध्यान रखना, ये कूलम्ब्स लॉ होता है इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर नहीं लगता है, न्यूक्लियस के बाहर ही लगता है। न्यूक्लियस की साइज 10⁻15 मीटर मानते हैं, यानी ये बल जो होता है 10⁻15 से मीटर से अनंत इन्फिनिट डिस्टेंस तक लागू हो सकता है, अनंत दूरी तक लागू हो सकता है। 10⁻15 मीटर से कम दूरी पर ये नियम लागू नहीं होता है। कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10⁻15 मीटर या उससे अधिक अनंत हो सकता है, इन्फिनिट डिस्टेंस हो सकती है, तो ये लॉ लागू होता है। फिर एक और ध्यान रखिए आप इसमें, देखिए कूलम्ब्स लॉ उसी तरह बिहेव करता है जैसा कि ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। और इन दोनों में जो क्वांटिटीज होती हैं, इसमें क्वांटिटी कूलम्ब्स लॉ में चार्ज होता है, जबकि उसके संगत राशि क्या होती हैं? मास यानी द्रव्यमान होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो ये कूलम्ब्स लॉ पर कैसे भी क्वेश्चन पूछे, फुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का, और या फिर एक नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं।